एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो तो कुलभूषण यादव को एनआरओ देने के कोशिश में लगा हुआ है। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। जिस असेंबली पर मौलाना फजलुर रहमान ने लानत भेजी, आज उन्हीं असेंबलियों से अपने मेंबरों के लिए वोट मांगने जाएंगे। दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल्स और जनरल से फोन कराने के बाद आज तुम्हें जब अपने अरकान खिसकते हुए नजर आ रहे हैं तो तुमको शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। आज भी सारी पीडीएम खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, महंगाई मार्च का आगाज होगा। हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ी करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अगर आज मैं कश्मीरी होता शायद मैं बड़ा ही गमगीन होता, क्योंकि मेरा ख्याल था पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। पूरी दुनिया ने तो मुझे भुला दिया है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी क़यादत हमारे साथ खड़ी होगी। अभी आपने बयानिया सुना, पूरे साल में एक दिन होता है 5 फरवरी का जिसको हम सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं कश्मीर के साथ। 90 की दिहाई से लेकर अब तक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी इंडियंस के हाथों हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों औरतों की इस्मत दरी हो चुकी हुई है। और पिछले 1.5 साल से 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक एक क़यामत, नई क़यामत बर्पा हो गई है, जहाँ कश्मीर की पूरी हैसियत ही चेंज हो रही है। ये और बात है कि मरीम नवाज़ स्पीच जब कर रही थी तो उन्होंने भी वो 5 को 15 अगस्त कर दिया। बहरहाल हो जाता है, लेकिन कल जो हुआ और आज जो हुआ, क्या वाकई एक दिन हमारी अपोजिशन और सरकार, सिर्फ एक दिन पूरे साल में, अपनी ये जो सी लान तान की सियासत, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं कर सकते थे? और अगर अपोजिशन की मजबूरी थी तो क्या प्राइम मिनिस्टर को आज के दिन उसी ज़बान में जवाब देना चाहिए था कि मैं ये कर देंगे, उल्टे लटक जाए, माफ़ नहीं करूँगा? हम एक दिन के लिए क्यों नहीं कश्मीर, फिर हम कहते हैं दुनिया हमें सीरियसली क्यों नहीं लेती, दुनिया कश्मीर के मसले पे बात क्यों नहीं करती? और बहुत झगड़े हैं। मसलन आज जब वहाँ बात हो रही थी, आज मरियम बीबी ने कहा कि कर्नलों और जर्नलों ने टेलीफोन किए जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के दिनों में, और उसके बाद बातें, उस पर भी बात कर रहे कि फिर नाम लें। मैं भी थक गया हूँ सुन के, नाम लें, कौन से कर्नल जर्नल हैं हमें ही पता लगे ताकि खुल के बातें हों। फिर क्या पीटीआई के अंदर भी जो झगड़े चल रहे हैं कि किस तरह सेनेटर बनने चाहिए, किन को टिकट मिलनी चाहिए, उस पर ही मैं आपके साथ अब चीज़ें शेयर करूंगा। और असल बात है पीडीएम की। पीडीएम अब क्या कर रही है? बिकॉज क्या कल 5 घंटे लगा के सब इतना फैसला किया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे? हमें जब धरनों के बारे में सवाल हुआ उसका जवाब नहीं बताया गया। जब लोकल बॉडीज़ पर सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब नहीं दिया गया। क्या कोई प्लान है या सिर्फ यही प्लान है कि अगले इलेक्शन तक कुछ ना कुछ करते रहो और माहौल बनाते रहो? बहुत सी बातें हैं, लेकिन कश्मीर का गिला अपनी जगह। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा है, आज जो मैसेज पाकिस्तान से गया है वो बड़ा ही गलत गया है। और अगर इंडिया जो है, इंडियन हुकूमत शायद इससे ज़्यादा खुश हो नहीं सकती। और हमें और हमारी अपोजिशन को, दोनों को, सरकार और अपोजिशन को सोचना चाहिए अपने रवैयों पे। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड कॉमर्स, मरकज़ी रहनुमा हैं PMLN के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब जो सेंट्रल लीडर हैं। सेनेट के इलेक्शंस में ज़रा बात से बात करता हूँ। खुर्रम, मैं आपसे ज़रा शुरू कर लेता हूँ। आज का दिन तो कश्मीर के ऊपर था, लेकिन जितनी हमने तकरीरें सुनी सबकी मेरे पास पड़ी हुई हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब की हैं, चाहे वो मरियम बीबी की हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो की हैं, और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी माशाल्लाह उसी रविश पे चलती रही
कि उल्टा लटक जाए, माफ़ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। क्या एक दिन आप लोग सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर सकते थे? जी हमने की है, हमने तो इसीलिए तो पीडीएम ने अपना जलसा रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया कि हम कश्मीरियों के दरमियान जाकर उनकी बात करें। और तकारीर में कश्मीर का बड़ा जिक्र हुआ है, उनके साथ यकजहती की गई है। जो हमारे भाई और बहनें मकबूजा कश्मीर में अपनी जिंदगी सर आप तकरीरें सुन लें, हार्डली 10% ऑफ द टाइम 5 से 10% वक्त मिला है सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर, और वो भी सब इतना जुमला कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कर दिया। कोई कश्मीरियों की बात, कोई दुनिया को एड्रेस, कोई इंडियन गवर्नमेंट की जो होनी चाहिए थी, कोई वो बात नहीं हुई। मेरे पूरे ट्रांसक्रिप्ट पड़े हुए मेरे पास। हुकूमत भूल जाती है ना जी। कल जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, इनको अपने 3 वफाकी वज़रा की तकरीरें कराना तो याद रहीं, लेकिन रेजोल्यूशन लाना भूल गए ये कौमी असम्बली में। जिस तरह इनको तैयारे की लीज देना भूल जाते हैं, वैक्सीन मंगाना भूल जाते हैं, आपके सामने LNG मंगाना भूल जाते हैं। तो इसमें जो गाइडेंस और लीडरशिप थी वो आप गौर फरमाइए ना कि कल जो रेटरिक था फॉरेन मिनिस्टर का कौमी असम्बली में, क्या वो कश्मीर के ऊपर था? उन्होंने तो कोई इस पे जो टोन हुकूमत ने सेट की कि जी 4 फरवरी को एक दिन पहले यौम कश्मीर से, वो तमाम जो थी वो सिर्फ उसमें लानतान था। तो अगर अगर यौम कश्मीर से सिर्फ एक दिन पहले पीडीएम अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मीटिंग का जलसा रखेगी, तो उसके बाद तो हवा में तलखी बढ़ेगी ना, फिजा में। तो फिर तो दोनों तरफ से यही होगा। मुझे बताएं, क्या आप एक दिन बाद नहीं कर सकते थे अपना जलसा, या 2 दिन पहले नहीं कर सकते थे? जहां कौमी मामलात में, जहां कश्मीर के मामले में मुकम्मल यूनिटी है, हम सब अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं, हमारे आपस में जैसे भी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक टोन तो सेट करनी है ना हुकूमत ने। वो आपको याद है अगस्त 2019 में जब ये चीज़ें जो हुई थी, तो उन्हीं दिनों जब वो इशू बनना हुआ पाकिस्तान में शुरू हुआ, तो आप लोगों का एजिटेशन भी शुरू हो गया और बड़ा मीडिया में लेते हुई कि आप लोगों ने, फजलुर रहमान साहब ने अपना जब धरने का शुरू कर दिया था कि जी उन्होंने पूरा ध्यान बटा दिया, और जो नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, ये 5 अगस्त के वाक़यात का, इंडिया का, वो सारा फजलुर रहमान का जलसा, लॉन्ग मार्च उसमें चला गया। आज 5 फरवरी थी, आज फिर एक बारी हमने देखा पूरा बयानिया जौन सा है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की टिफ में निकल गया है, और जो एक मैसेज जाना चाहिए था पूरी दुनिया को, वो तो नहीं गया आज। नहीं, अगर हुकूमती वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं, हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और ये अपने सोफों से नहीं उठे और आर्म चेयर डिप्लोमेसी करते रहे, अपनी आर्म चेयर्स पे बैठे रहे और इन्होंने कोई डिप्लोमेसी नहीं की, तो हमने तो इन्हें नहीं रोका हुआ था ना पकड़ के कि जी आपने वज़ीर ख़ारजा मुल्तान में पाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में पाए जा रहे हैं, और सवाए जो हैं वो एक दिन जुम्मे के रोज वो 15 मिनट का जो स्टैंड इन था वो किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वो हमने तो नहीं उन्हें रोका हुआ था कि वो पाकिस्तान में ठहरे और पाकिस्तान की जाके पुरजोर एडवोकेसी ना करें कश्मीर की। उसके बाद आपने ये देखा है कि दूसरी बात देखिए ना, इनके पास जो है एक मुकम्मल नालायकी है, कभी आर्मचेयर डिप्लोमेसी है, कभी मेगाफोन डिप्लोमेसी है, कभी तालिबान डिप्लोमेसी है, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाना इनको आता नहीं, और ये बड़ा सीरियस इशू है। और हमें याद कराना है कि एक सेकंड, जस्ट लेट मी फिनिश, कि 25 जुलाई को जब वो अमेरिका से वापस आए, वज़ीर आज़म ने फरमाया मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये कौन से ये वर्ल्ड कप था कि हिंदुस्तान कश्मीर पर कब्जा कर लेगा? फवाद, आपसे बात करते हैं ऑपोजिशन की, चलें बाद में बात करते हैं। आप लोगों ने रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया? हमेशा पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन में लाता है सब कुछ, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाई? अच्छा, पहले तो खैर मैं आपकी इब्तदाइये से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपसे एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में सियासी जमातों ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। हम कोई कब्रिस्तान नहीं है कि हर आदमी जो है या एक ही उसके वर्ड्स होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान जो है बड़ी, आई वुड से वी आर अ वेरी लाउड डेमोक्रेसी। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बड़ी खुल के तनकीद होती है, बड़ी खुल के बात होती है, और
एक बात तय है और तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने अंदाज में कश्मीर को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है और एक किरदार अदा किया है। अब ये कहना कि सबका एक वक्त में क्या होना चाहिए या एक दूसरे में बात नहीं होनी चाहिए, ये तो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। ना ही मीडिया में फ्रैंकली को इतना इस तरह से होता है कि जिसको हमारे यहाँ को जो डाइवर्जेंट व्यू है उसको ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। हमारे मीडिया को एक्चुअली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये होना चाहिए कि जो इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर छोटी सी भी चीज हो जाती है तो उनका मीडिया आसमान सर पे उठा लेता है। हमारा मीडिया इंडिया के मामलात को उस तरह से नहीं देखता। तो पाकिस्तान के तो तमाम मसाइल का जिम्मेदार मीडिया ही है ना, वो तो नहीं है। वो फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता, आप मीडिया गलत बातें फैला देता है। गवर्नमेंट कहती है हम बड़े अच्छे हैं, हम ही बुरे। मुझे तो 2 सवाल का जवाब दें, आप लोग रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आए? चौधरी साहब पहले भी रेजोल्यूशन लाते थे ना। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस भी सारे फरिश्ते नहीं होंगे, भी सारे तो उसमें एक दूसरे को थोड़ा ऐसे ना करें कि क्या है क्या नहीं। दूसरी बात ये है, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की थोड़ी इस्लाह कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो कोटली आजाद कश्मीर में थे, वहाँ उन्होंने जलसे खिताब किया है। खुर्रम साहब शायद मेरा ख्याल सोते रहे हैं, टीवी वगैरह नहीं देख सके तो उनको इत्तला नहीं है, वो समझे हम इस्लामाबाद में। तीसरी बात जो है वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो रेजोल्यूशन का था, कल चतराली साहब जो थे वो बिल्कुल रेजोल्यूशन पेश करना चाह रहे थे और सबके ऊपर उन्होंने बात भी कर ली थी और बिल्कुल मैंने उन्हें कहा कि हमें जरूर लेके भी आनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इतना वो रंपस हो गया, माहौल हो गया कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लाने का माहौल ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, सारी पार्टी, सारा मुल्क। और एक और बात जो पाकिस्तान में बड़ा कन्वीनियंटली लोग कह देते हैं कि जी देखिए नहीं हमने पाकिस्तान तकलीफ करता है, ये दिन ही मना लेता है। भाई हमने 4 जंगें लड़ ली है कश्मीर के लिए, हजारों लोगों को शहीद करा दिया है। हमने अपनी मईशत, अपनी सियासत, अपनी पॉलिसी तमाम कश्मीर के इर्द गिर्द हमारी घूमती है। सो लेट्स प्रेज पाकिस्तान रोल फॉर दिस 70 years कि हम किस तरह से एक अपने से बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ सीधा फलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अगर आप लोग कल एक रेजोल्यूशन पेश करते तो क्या ऑपोजिशन आपका साथ ना देती? आपने कहा माहौल बड़ा अजीब बन गया हुआ था, क्या ऑपोजिशन ने उस पर आपका साथ नहीं देना था? अपोजिशन ने तो साथ बिल्कुल देना था। चतराली साहब जो साइन करा रहे थे वो तो जमात इस्लामी के हैं, तो आई नो इसको इतना कंट्रोवर्शियल तो है भी नहीं, तो हो जानी चाहिए थी लेकिन उस माहौल में नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन और नो रेजोल्यूशन, थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान को क्रेडिट लेना चाहिए ना। इतने बड़े दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी कौम 70 साल से तो हम सीना सफर खड़े हैं। अब हम क्या इससे ज्यादा जो भी हो सकेगा वो भी करेंगे। कश्मीरियों के लिए हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, तो लेट नॉट अंडर एस्टिमेट जो हमने अब तक किया। वो तो मौलाना साहब ने भी कल कहा कि मैं 12 साल तक आज कहा कि 12 साल तक जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ी कश्मीर में कुछ करने की। बहरहाल लेकिन आपने एक बात किया, कारा साहब ने भी मैं ज्वाइन किया, बिफोर आई गो टू दैट, अभी चौधरी फवाद ने बड़ी मज़ेदार फवाद ने बात की कि लाउड डेमोक्रेसी है और बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कल इस डेमोक्रेसी का क्या था। हाउस की निगरानी में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। एमएनएस को खरीदने की अगर कोई रवायत किसी लीडर ने शुरू की है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। बेनजीर भुट्टो के नाम के ऊपर इलेक्शन जीतते हैं ये लोग। मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। जब मेंबरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, क्या किसी माशरे में ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये एक वजीर बैठा है यहाँ पे 70 अरब रुपया कमीशन ले गया। वैसे गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है? इनकी अपनी टके की हैसियत नहीं है। पहले अपने घर को ठीक करें फिर बात करें। जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। पल्ले नहीं तेला तो कर दिए मेला वेला। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? जैसा इशारे कर रहे कि शूर करे, ख्वाजा साहब कमाल है। इमरान खान चाहता है कि ये वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। इनफ इज इनफ, हमने बहुत बर्दाश्त की है, हद होती है, कोई तमीज नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा चौधरी साहब कि ऐसी लाउड डेमोक्रेसी से अल्लाह खुद से लाउडनेस कम कर दे, हमने अभी पनाह में रखे। एनीवे, कारा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कारा साहब, कश्मीर पर तो बहुत बात हो गई,
दोनों दोस्तों से आपसे 2-3 बातें करनी है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की सेशन हुआ, सब कुछ 5 घंटे बाद 2-3 एक ही फैसला लिखना मेन कि जी लॉन्ग मार्च होगी, 26 को काफिले शुरू होंगे। लेकिन इन्होंने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा देखें जरदारी साहब ने अपनी ज़मानत कंफर्म कर ली और पहले दिन से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जौन सी है वो इसमें से हवा निकाल देगी पीडीएम के उसके अंदर से। क्या ये जायज़ है उनका लिंक करना कि जो पीपल्स पार्टी ने पहले सारी बातें की और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की बात भी कर दी, अब वो कह रहे हैं कि जी बेल भी जो कंफर्म हुई है वो भी शायद सजेस्ट किया है कि उन्होंने डील का हिस्सा है। क्या पीपल्स पार्टी वाकई वीकेस्ट लिंक इन द चेन बन गई है? शेख रशीद साहब और मोहम्मद मालिक साहब, आप ये कह रहे हैं दोनों अब आपके, मुझे पता है मैं नहीं अदालत में कुछ कह रहा, शेख रशीद साहब ने कहा है। नहीं सर नहीं, मैं मोहम्मद मालिक से सुन रहा हूँ इसलिए मैं मोहम्मद मालिक को साथ रखूंगा। गुजारिश ये है कि आप और शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब की कोई डील हो गई है और इमरान खान की हुकूमत ने उनसे डील करके उनकी बेल कंफर्म करा दी है। यही हो सकता है ना, यही कह रहे हैं आप? यही शेख साहब ने बात की है। अच्छा, उनका लीडर तो कहता है कि मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा, कोई बेल नहीं दूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। अब आप फरमाइए कि मैं इमरान खान की बात पे एतबार करूं या शेख रशीद की बात पे एतबार करूं? वैसे तो दोनों ही इस काबिल नहीं है कि इनकी बात सुनी जा सके, इसलिए कि दोनों ही अपनी बातें करके उससे फिर जाने के बादशाह है। लेकिन आप मुझे बताइए, बहरहाल वो वजीर आजम है और वजीर आजम की बात मोतबर होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आज कश्मीर के अंदर खड़े होके बजाय इसके वो कश्मीर का मुकदमा लड़ते, वहां पे भी उन्होंने कहा कि जितना मर्जी जो कर लो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वहां भी वही बात थी, तो मैं किसकी बात करूं? दूसरी गुजारिश यह है कि हमने वहां पे जो बातें की, हमारा मुकम्मल तौर पे अपने एजेंडे के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें हमारी 20 सितंबर को एक यादाश्त की सूरत में लिखने के बाद पीडीएम तश्कील पाई थी, उसी के पॉइंट्स के ऊपर हम आज भी खड़े हैं। हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। दरमियान में एक वक्त आया कि जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया मीडिया की तरफ से, और वो था कि कुछ हमारे दोस्तों ने सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करने का ख्याल सोचा, जो कि हमारे ओरिजिनल एजेंडे में नहीं था। हमने उस पर कहा कि ये मुमकिन नहीं होगा टेक्निकली भी, और इसके लीगल इम्प्लीकेशन के अलावा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होंगे। फिर हम अपनी सीईसी में गए, वापस आके हमने सारी तफसील सामने रखी, और मालिक साहब आपके इल्म में है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की सारी जमातों ने इस बात पे इकरार किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक है, अब बाकाबिल तहसीन है, और हमें इनकी बात माननी चाहिए और हमें सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। सेनेट के इंतखाब से पहले या सेनेट के इंतखाब को ब्लॉक करने के लिए इस्तीफे दे दिए जाएं, ये पीडीएम का फैसला नहीं था, ये जेयूआई और मुस्लिम लीग की राय जरूर थी। लेकिन जब ये इजलास में आके बात हुई तो हमने इसके ऊपर अपना आर्ग्यू किया, और यही एक तरीकाकार होता है कि आप एक बड़े धरने आप भी कल मीटिंग में थे, धरने पे क्या फैसला हुआ? क्योंकि जब सवाल किया गया धरने के ऊपर और लोकल गवर्नमेंट पे भी तो उसका जवाब नहीं मिला प्रेशर के अंदर, क्या आप लोग अब धरने में शामिल होंगे? 26 को तो चले काफिले शुरू हो गए, 26 को नहीं पहुंचेंगे, 27 को पहुंच जाएंगे। तो अगर धरना होता है तो पीपल्स पार्टी का क्या उस पर स्टांस है? देखिए मालिक साहब, पहली बात तो यह है कि सिट इन जमहूरी अमल का हिस्सा है। पब्लिक लाइफ को रोक देना, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर हमले करना, या आप पार्लियामान के ऊपर चढ़ दौड़े, ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। लेकिन लोग एहतजाज करते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर किसान कई हफ्तों से, महीनों से अपनी तहरीक चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। अगर पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं है तो ये जमहूरियत का हिस्सा है। फ्रांस में लोग आके सड़कों पे बैठ गए, ये जमहूरियत का हिस्सा है। इंग्लैंड में आके लोग सड़कों पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे तो आप लोग तो इसका मतलब आप लोग सिट इन में शामिल होंगे? ये एक दिन का यकीनन उस लॉन्ग मार्च के एंड पे, उस लॉन्ग मार्च का एक पड़ाव जो होगा, वो पहले पड़ाव का फैसला तो भी होने है, लेकिन एक पड़ाव जो होगा पहला,
हम उसमें शामिल होंगे। वहां 2-3 दिन रहने के बाद अगर आगे बढ़ने का फैसला हुआ तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तयशुदा है, ना किसी अंपायर की उंगली का इंतजार करेंगे और ना ही हम पब्लिक प्रॉपर्टी को या स्टेट प्रॉपर्टी को या वजीर आजम हाउस को या पार्लियामेंट हाउस को उसको अटैक करेंगे। हम तारीख अपनी ये रखते हैं कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। फवाद चौधरी साहब, एक चीज़ तो क्लियर होगी, अभी तक यही डाउट था, एम्बिग्विटी थी कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा। कारा साहब ने वाज़ेह किया कि 2-3 दिन के पड़ाव में तो वो होंगे, तो इसका मतलब है कि धरना तो होगा। 2 दिन से ज्यादा भी हुआ तो होंगे, जब पड़ाव में बैठेंगे उसके बाद पड़ाव आगे जाएगा, वहां भी बैठेंगे। ठीक, नहीं मैं इस्लामाबाद के अंदर कारा साहब बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद उसी की बात कर रहा हूँ, तो उससे इस्लामाबाद में भी मल्टीपल जगहों पे हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो फवाद साहब अगर ये सीन होता है, आज बड़ा प्रोवोकेटिव बयान दे दिया शेख रशीद साहब ने, उन्होंने कहा अगर ये ज़रा दाएं बाएं हुए तो मैं ऐसा सलूक करूंगा तारीख याद रखेगी। आप लोग क्या खुद अब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाहौर में जलसा किया है, गुजरात में जलसा किया है, हमने तो फ्रेंकली हर जगह सैनिटाइजर्स भी दिए हैं, मास्क भी दिए हैं और फैसिलिटेट किया है जहाँ पे भी करेंगे। और कायरा साहब मेरे तो खैर भाई हैं, लेकिन इनको पता है कि धरना देने की पोजीशन में तो जो पीपल्स पार्टी है वो लाला मूसा में भी नहीं है, इस्लामाबाद में कहाँ से बंदे इन्होंने लाने हैं। तो ये लड़काना वगैरह में इम्पोर्टेंस होगी। आज सही है। और दूसरी बात ये है कि पार्टी सर मेरी पहले गल तो सुन लो ना, जरा बात तो सुन लो। ऐसे ही मैंने कहा जरा मालिक का इशू है तो थोड़ी स्पाइस अप भी तो होना, ऐसे ही मैंने बात की। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को तो खुर्दबीन से ढूंढना पड़ता है बेचारों को। यहाँ पे अपना पंजाब में इन्होंने बेचारों ने कहाँ से धरना देना है, एक टेंट लगा देंगे, सारी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी वहां बैठ जाएगी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी जो जहाँ तक बात है ओवरऑल, इसमें देखें क्राउड सिर्फ लाना है फजलुर रहमान साहब ने अपने मदरसे के बच्चों का, वो अगर बिलावल साहब अप्रूव करते हैं, हम तो जितना पीपल्स पार्टी को जानते हैं हम तो सुनते थे कि वो मदरसों की सियासत के और मजहब को सियासत में लाने के खिलाफ है। बट अगर इन्होंने उस क्राउड पे रिलाई करके इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, वो फिर की और अपनी मर्जी है। अदरवाइज है कि बाकी क्राउड वगैरह तो ना मरियम से तो लाहौर में जलसा नहीं हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद में क्या जलसा करना है। तो द ओनली थिंग इज के फजलुर रहमान साहब के जो अपना मदरसे के बच्चे हैं पे ये दोनों खेल रही हैं और वो भी इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा जल्दी। खुरम आप ये बताएं मालिक साहब एक मिनट जी कह रहे थे, मुझे फवाद से सिर्फ ये पूछ दे, फवाद चौधरी साहब ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी के झंडे पकड़े कितने लोग इस्लामाबाद के किसी मैदान में मैं आपको गिनवाऊं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, कितने? आप नंबर बताएं, मैं नंबर पूरा कर देता हूं। चले ठीक है, 500 ले आइएगा, मैं 500 नहीं 500 साहब मैं संजीदगी से कह रहा हूं, अगर आपकी बात में कोई वजन हो ना तो आप वजीर आज़म से मशवरा कर लीजिए। आपको 50,000 चाहिए तो 50,000 ले आऊंगा, आपको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख ले आऊंगा, झंडों समेत ले आऊंगा। खुरम आप लोगों को तो फवाद चौधरी ने बिल्कुल ऐसे समरेरली डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास तो बंदा कोई नहीं, मौलाना साहब बंदे लाएंगे और लाहौर का जलसा। बहरहाल लाहौर के जलसे के ऊपर बहस तो रही, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो क्राउड नहीं था, छोटा नहीं था जलसा, लेकिन जो उसको ग्रैंड फिनाले होना चाहिए था डेफिनेटली वो नहीं था। उसके बाद भी गवर्नमेंट बहुत हौसले में आ गई है, लेकिन नंबर्स तो ज़ाहिर आप कहेंगे लोग आएंगे। आज मरियम बीबी ने फिर एक बात की, ये कौन से कर्नल जर्नैल हैं जो उनसे फ़ोन कर रहे थे, हमें भी तो कोई नाम शाम बताएं। नहीं, लेकिन पहले मैं वज़ीर आज़म के इस बयान पर कि अगर पाकिस्तान रेफरेंडम और प्लेबिसिट के लिए तैयार है कश्मीर में, और अगर कश्मीरी चाहेंगे तो वो आज़ाद भी हो सकते हैं, ये कौन सी पॉलिसी है? ये खड़े होके जलसों में पॉलिसी बना देते हैं। ये बात इन्होंने 1 साल पहले डॉयचे वेले के इंटरव्यू में भी की थी, आज उन्होंने अपनी तकरीर में कर दी है। ये किस तरह की एक कभी किसी जगह पे जाके कह देते हैं कि जी पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर उसके ऊपर है, और फिर ISPR को अपने वज़ीर आज़म की तरदीद करनी पड़ती है। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स कह देते हैं कि ISI और पाकिस्तान आर्मी ने अल-कायदा को ट्रेन किया था। कभी जाके कहते हैं कि जी मुझे मालूम है ईरान में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है। तो ये वज़ीर आज़म के जो मुस्तकिल ब्लंडर्स हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की
खारजा पॉलिसी को और हमारी जो कंसिस्टेंट कश्मीर के ऊपर पॉलिसी है कि हम यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर को हल करना चाहते हैं। जब उनका जी चाहता है वो कह देते हैं। और आज जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से भी कुछ हमें अमन की कोई ऑलिव ब्रांच की कि जी इस पर जरूर बात होनी चाहिए। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी ऑन द फ्लाई है कि जी आप खड़े हुए और आपने एक तकरीर में फॉरेन पॉलिसी कर ली, इसके लिए बड़ी संजीदा डिस्कशन की जरूरत है जो ये हुकूमत इस पार्लियामान में करने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कहता हूं इस हुकूमत के पास वक्त था कि 3 वफाकी वज़रा ने पूरी गुस्से में और ऑपोजिशन के ऊपर अटैक की तकरीरों के लिए इनके पास 1.5 घंटा था, लेकिन कश्मीर का रेजोल्यूशन पास करने के लिए इनके पास 5 मिनट भी नहीं थे। और ये वही हुकूमत है जिसने कुलभूषण की सहूलतकारी के लिए एक खुफिया ऑर्डिनेंस जारी किया पिछले साल मई में, जो कि 45 दिन अवाम से और पार्लियामान से वक्त भी रखा गया। फिर ये उसके लिए वकील ढूंढते रहे हैं। और जब वज़ीर आज़म ने कहा अब ये मामला न्यूयॉर्क टाइम्स में तो फॉरएवर लिखा गया है कि वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश थी कि अगर मोदी साहब जीत जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। तो ये फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें अब खलीजी ममालिक भी शामिल हो गए हैं, टर्की और मलेशिया भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका के साथ जो उन्होंने तालिबान में पूरा जो एक रेड कारपेट दे दिया उनको, वो लोग जो पाकिस्तान की हिरासत में 8-8 साल रहे उनको पाकिस्तान ने रेड कारपेट देकर शामिल किया। और अब जब पॉलिसी चेंज हो रही है तो ये पैनिक कर गए। तो कश्मीर के मामला हो या कोई भी इशू हो, ये जो नालायक गवर्नमेंट है हेडेड बाय एक नालायक प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत संजीदा मामला हो गया है और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम जब पीडीएम बनने से पहले भी इसी तरह के डिसमिसिव बयान आते थे कि जी कोई नहीं बनेगी, वो बन गई। उन्हें कहा जी जलसे नहीं करते। गुजरांवाला में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, मुल्तान में, लाहौर में, इससे कतई नजर आप उसमें बहस कर लेंगे कितने लोग आए थे, लेकिन वजीर आजम का ये बयानिया पीडीएम ने दफन कर दिया कि जी ये तो चोर डाकू है, इनके साथ अवाम नहीं है। हमने साबित किया है कि हमारे साथ अवाम है। और आज भी इतना बड़ा इज्तिमा था मुजफ्फराबाद में तो हमने साबित किया कि हमारे साथ अवाम है। हमने लोरा लाई में भी साबित कर दिया है, हमने मर्दान में भी साबित कर दिया है, हमने छोटे शहर है वहां भी जाकर साबित किया है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। तो ये जो डिसमिसिव बिहेवियर है, जब ये लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद पहुंचेगा और पाकिस्तान के शहरियों का जो कत्ल हो रहा है महंगाई के जरिए, पाकिस्तान के शहरियों का जो कत्ल हो रहा है हजारा का बलोचिस्तान में, उसका हिसाब मांगेगा। और जब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड जमहूरियत है, तो फिर आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कौमी असेंबली में क्या होता है, क्योंकि एक फॉशिस्ट पार्टी जो है मुस्तकिल तौर पर डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है, पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रही है और पार्लियामेंट को सिर्फ अपने इक़्तिदार की सीढ़ी समझते हैं। ये जब ये इस तरह की सीढ़ी समझेंगे तो पीडीएम जिसके पास 65% वोट था 2018 के इलेक्शन में, वो फील्ड में है। हम इनकी मजामत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। फवाद, you want to respond? अच्छा मालिक, एक तो मैं आपसे कहूँगा, इतनी लंबी जो तकरीरें हैं ना, खुरम साहब को कहा करें कि पार्लियामेंट में करें या फिर जलसों में करें। प्रोग्राम में तो इतना टाइम नहीं होता, 1.5 घंटा, लोग सो जाते हैं। मुझे आपके प्रोग्राम के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, अपना जो नहीं है। पहली बात यह है, खुरम दस्तगीर साहब वगैरह जो हैं, ये इतने जज्बाती उस वक्त क्यों नहीं थे जब नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण के पकड़े जाने के ऊपर कहा था कि आप इसके ऊपर, इस तरह की बातें तो हम भी करते रहते हैं। इन्होंने जब टेररिज्म के ऊपर हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं की है, इन्होंने उसके बाद मोदी साहब को, देखिए मोदी का और इनका रिलेशनशिप आपस में हो सकता है, लेकिन कि जिस किस्म की जंग चल रही है भाई, आप अपने सीक्रेट ऑर्डिनेंस का जवाब दें। ऑर्डिनेंस सीक्रेट क्यों आया ना? जी मैं आता हूँ। हमारी गवर्नमेंट को गए हुए अब 2.5 साल हो गए। मुझे आप बताइए मालिक, आप तो एक हिस्ट्री का, पाकिस्तान के अवाम बोर हो जाते हैं पुरानी कहानियों से। आप अपनी कहानी, खुरम लेट हिम रिस्पोंड, उनको जवाब देने दें। खुरम भाई हौसला करें, आप तो इतने इस तरह तावले हो गए, देख देखते तावला हो जाता है। हौसला करें, बात तो सुने। इश्यू ये है कि ये मालिक जो है, जिनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, किताबें पढ़ते हैं, मुझे बताइए आप मालिक कि जिस तरह से मोदी और नवाज शरीफ आपस में खत एक्सचेंज करते हैं, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल हिटलर को खत लिख देता कि जनाब आप ठीक ठाक होंगे, मुझे बड़ा आपकी सेहत का है, ये वो, आप मुझे बताएं बरतानिया के लोग क्या हासिल करते चर्चिल का? ये तो एक पाकिस्तान और बर्दाश्त है कि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ है और मरियम भट्टी जो है को खत लिखा है, तो हमें तो खत लिखते हैं बिकॉज हमारी एक सफारती साख है मुस्लिम लीग नून की। जिस तरह अभी चाइना के डिपार्टिंग काउंसिल जनरल जो लाहौर के थे,
उन्होंने शहबाज शरीफ को जेल में खत लिखा कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जो आपने पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ बेचारे तो अंदर बैठे हुए, वो इस वक्त हम पीडीएम की बात कर रहे हैं। मेरे शहबाज शरीफ क्यों बैठे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि पीडीएम की सियासत में उस पर भी बड़े सवाल हैं कि पीडीएम की सियासत में मरियम नवाज का बयानिया चल रहा है कि शहबाज शरीफ का। फवाद साहब जी फवाद दोबारा कनेक्ट हो गए, अब बात अपनी कंप्लीट करें। मैं आपसे कहता था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह का खत चर्चिल और हिटलर के दरमियान होता तो वहाँ के लोग चर्चिल का क्या हाल करते। ये तो पाकिस्तान का अजीबोगरीब टॉलरेंस लेवल यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर भी हम खामोश हैं। और उसके बाद आपने जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका तो आपने सुन ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें फॉरेन ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत आई कि आपने अपनी इंडिया और नवाब मोदी साहब के खिलाफ जो है वो कोई बात नहीं करनी। तो इनकी मैं फॉरेन पॉलिसी में तो ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड लेना नहीं चाहता, बिकॉज हमारी बातें फिक हो जाती हैं, फिर इंडियन मीडिया उस पर घेरना शुरू कर देता है। बट वो तो इतल हकीकतें हैं हमारी, उसके ऊपर तो जो है वो बात ही ना करें। जहाँ तक इन्होंने बात की है कि ये पीडीएम के जलसों की या हिस्ट्री के इसके ऊपर जो उनका बयानिया है, देखें बड़ी सिंपल बात है, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। आप अपने केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में लड़िए, उसके ऊपर हमसे रिलीफ ना मांगे, बाकी हर मामले के ऊपर हमारे साथ बैठे बात करें, जहाँ पे आपको गिले हैं वो हम दूर करते हैं, ना आप हमें दीवार से लगाए ना हम आपको दीवार से। कारा साहब ये तो बड़ी अच्छी बात वफाकी वजीर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलें जो बाकी मसाइल हैं नेशनल इशू डिस्कस करें, कौन मना कर रहा है, और वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स डील करें। मलिक साहब पहली गुजारिश ये है कि वजीर आजम के आज के बयान को बिल्कुल मैं खुर्रम की बात को सेकंड करूंगा। माजी में भी बहुत सारे इस तरह के बयान दिए, लेकिन आज का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बिल्कुल नफी और बहुत खतरनाक बयान है। क्या फरमाया वजीर आजम साहब ने? उन्होंने कहा जब कश्मीर के अवाम हमारे साथ प्लेबसाइट की सूरत में आ जाएंगे, हम उन्हें कहेंगे अब फैसला कर लो आपने आज़ाद रहना है या हमारे साथ रहना है। जब वो प्लेबसाइट की सूरत में फैसला कर लेंगे तो वो पाकिस्तान का फॉर्मल हिस्सा बन जाएंगे। तो उनको अगर आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये फैसिलिटी क्या बाकी सूबों को भी देंगे? ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? और वजीर आजम ने हिंदुस्तानी मीडिया को, जो फवाद साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया इस पे खेलेगा, आज इस बयान पे हिंदुस्तानी मीडिया नहीं खेलेगा कि पाकिस्तान का स्टेटेड मौक़िफ़ के कश्मीरी पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं, प्लेबसाइट में फैसला करेंगे कश्मीर के साथ रहना है या हमारे साथ। तो ये वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट तो उससे बिल्कुल हटी हुई है और ये बड़े अचंभे की बात है। सारी दुनिया इस पे खेलेगी और आने वाले दिनों में यही स्टेटमेंट्स आपके लिए अज़ाब बनेगी। बट उसको एक तरफ, अब सवाल ये है कि फवाद साहब कह रहे हैं कि जी हमें एनआरओ ना मांगे, हमसे रिलीफ ना मांगे। भाई ऑलरेडी हम अपने केसेस अदालतों में लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आइंदा भी वही लड़ेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आइए, पीस व्हील में नहीं। फवाद चौधरी से मुझे ये तवक्को नहीं है कि वो फैसल बोर्डा को रेगुलराइज करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है या किसी प्यारे सेनेटर को किसी प्यारे को सेनेटर बनाने के लिए अमेंडमेंट होती है तो उसको फवाद सपोर्ट नहीं करेगा। ओपन बैलेट के ऊपर या ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसके ऊपर अगर बात करनी है तो एक तरीका कार मौजूद है। आप एक कमेटी बना के पार्लियामान में आते, सारी जमातों को ऑन बोर्ड करते। साहब वैसे कॉन्ट्रडिक्शंस तो नजर आती हैं। मैं अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके मैं एहसन इकबाल साहब का भी एक पीस सुनाता हूँ, 2019 का उनका क्लिप है जिसके अंदर वो बात कर रहे थे बिल्कुल जी ओपन इलेक्शन होना चाहिए जो आज पीटीआई कर रही है, उस वक्त भी वो भी बात कर रहे थे यही बात। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यही कल तक अगर पीडीएम के लीडरान मांग रहे थे, अगर आज गवर्नमेंट कह रही है, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन इसमें कह रहा सब क्या है, फटा क्या है? नहीं, व्हाई पीसफुल, व्हाई नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज? वो कहते हैं कि जो इलेक्शन के ऊपर हमारी मीटिंग चल रही थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उस पे ऑपोजिशन ने आना बंद कर दिया। ये गलत बात है, बिल्कुल अपोजिशन बार बार आती रही। इनके पास होता क्या था, ये बेचारे जो हमारे साथ मीटिंगें करने आते थे उस कमेटी में, मैं तो कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, पार्लियामेंट में नहीं हूँ, लेकिन हमारे कमेटी के मेंबर बताते हैं
कि हमारे साथ तय करके जाते थे, अगले दिन वजीर आजम से डांट पड़ती थी, वापस आ जाते थे कि हम ये नहीं कर सकते। चलें इस पर बात करते हैं, ये एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आके मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा कि पीटीआई के अंदर इस वक्त सेनेट नॉमिनेशंस के ऊपर क्या झगड़ा चल रहा है। क्या वजीर आजम के कुछ जो लाडले लोग हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी शामिल हैं उसमें, उनमें और जो पार्टी के नजरियाती लीडरशिप है उनमें किस बात पे बहस चल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। आई विल शेयर इट विद यू, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ये टेक्निकल हिचेस आजकल कोरोना की वजह से कभी हम कर रहे होते हैं तो अभी तक खुरम को रिकनेक्ट नहीं हुए, लेकिन फवाद हो गए प्रोग्राम में। मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि पीटीआई के अंदर भी जो सी एक चीज़ चल रही वो मैं क्विकली शेयर कर लूँ। एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट तो आज अखबारात में भी आपने पढ़ी होगी, जिसके मुताबिक शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, रज़ाक दाऊद साहब, बाबर अवान, सैफुल्लाह नियाजी, डॉक्टर जरका और नीलोफर बख्तियार, इनके नाम चल रहे हैं प्रोबेबल कैंडिडेट होपफुल जो से सेनेट के हैं। लेकिन जो मेरे लीडरान से बात हुई, फवाद जब आपके पास ही आ रहा हूँ, तो कुछ 2-3 और लोगों के नाम भी जो पार्टी के अंदर से चल रहे हैं, जहाँ अली जफ़र हैं, चौधरी एजाज हैं, उमर चीमा हैं, कि इस किस्म के लोगों को सेनेट में लाएं, क्योंकि जो लोग स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं उनके पास तो पहले ही जगह है, प्रिविलेज भी है, पावर पोजीशन भी है, तो उन्हीं लोगों को सेनेट दे के और लोग जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो क्यों हम ज़ाया करें और उन लोगों को लाएं जो सेनेट के अंदर वोकल हों, बोलें सब कुछ। तो क्या ये पीटीआई में जो ये लाडले हैं सारे स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह, इन्हीं को ही आप लोग सेनेटर्स बना रहे हैं कि ये पुराने नजरियाती लोगों में से भी किसी की कोई चांस रह गया? देखिए, वो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं वो मेंबर हूँ, वो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो टिकट अवार्ड कर रही है, तो वो फिर मेरा कोई कमेंट करना इसमें मुनासिब जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को एग्जैक्टली पता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने जो क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किए हैं वो उसके मुताबिक वो टिकट जो है वो अवार्ड। अच्छा, दूसरा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपसे, जिन्होंने बात की, कारा साहब ने भी और खुरम भी बात कर रहे थे कि जो साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दागा है कि चलें अगर वो आ जाते हैं उसके बाद फिर एक प्लेबिसाइड कर लें कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रहना या नहीं रहना। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर अनाउंस हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की पॉलिसी से। क्या ये इतना बड़ा, इतनी कैजुअली बात करनी मुनासिब थी प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, मैंने ये बात जो है, मैं जो ट्रैवल कर रहा था लाहौर, मैंने खुद सुना नहीं है, तो इसमें मैं पहले पूछ लूँ जो कि हमारी क्या इस पे बात है और क्या पोजीशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बट आई वुड लाइक टू मेक क्लैरिफिकेशंस ऑन दैट फर्स्ट। जी, कायरा साहब लाइन पे ही हैं? मुनासिब होगा कि फवाद साहब पूछ के बात कर रहे हैं। ठीक जी, चले कायरा साहब भी कायरा साहब ये बताएं कि ये कहने में बड़ी आसान बात है कि जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे सारे पीडीएम के, ये आपके भी बड़े बड़े नाम हैं जो इंटरेस्टेड हैं, यूसुफ गिलानी साहब हैं, पीर शाह साहब हैं, पगारा साहब, आपका भी नाम आ रहा है कि शायद आप भी सेनेटर शायद बना दिए जाएं। सब कुछ प्रैक्टिकली ये हो पाएंगे आपके जॉइंट कैंडिडेट सारे? अभी ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि इवन पीपल्स पार्टी और एएनपी एक ज़िमनी हल्के में एग्री नहीं कर पाए, सेनेटर्स में किस तरह एग्री कर पाएंगे? और मौलाना साहब हैं कैंडिडेट? वो जो कंफ्यूजन था वो कल की मीटिंग में ये बात हो गई, जब ये तय हुआ था कि जॉइंट कैंडिडेट लाए जाएं बाय इलेक्शंस में, तो वो प्रोविंशियल कमेटीज के जिम्मे लगा था और प्रोविंशियल कमेटीज की मीटिंग कन्वीन नहीं हुई। उस कन्फ्यूजन की वजह से हुआ, मुस्लिम लीग ने हमारे हक में विड्रॉल कर दी, हमने मुस्लिम लीग के हक में विड्रॉल अनाउंस कर दी थी। एएनपी के साथ एक सीट नौशहरा में हमारा प्रॉब्लम था, वो भी आज मेरे ख्याल है सॉर्ट आउट हो गया होगा। दैट वाज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। जहां तक ताल्लुक किस बात का है कि जॉइंट कैंडिडेट्स आए, ये प्रिंसिपली तय हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीनन जिस जमात की ज्यादा बेहतर पोजीशन है उस जमात को मौका मिलना चाहिए, और अगर किसी जगह पे किसी जमात की पोजीशन अच्छी, बहुत उतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन हम एक इकट्ठे होके अपना इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं। फर्ज करें केपीके में, वहां पे इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद सीट नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली इलेक्शन लड़ते हैं तो हम वहां से साइजेबल एक नंबर ले सकते हैं। फजलुर रहमान साहब कैंडिडेट हैं, कारा साहब, फजलुर रहमान साहब कैंडिडेट, फजलुर रहमान भी लड़ेंगे इलेक्शन सेनेट का?
नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, और मैं समझता भी नहीं हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद वहां जाना चाहेंगे भी कि नहीं। अच्छा, एक मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की थी, कल जो असेंबली में इतना तूफान बदतमीजी हुआ, दोनों तरफ से बड़ा झगड़ा हो गया और ये ओपन वोटिंग के ऊपर हो रहा था। एहसन इकबाल साहब की ये सुन लेंगे, कल तक एहसन इकबाल क्या कहते थे, वो भी सीनियर लीडर हैं पीडीएम के। ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कानून में तरामीम लाई जाएंगी, ताकि इसके अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो हमें अब तजुर्बा हुआ है, इसको शफाफियत में बदला जाएगा और शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा। जी कायरा साहब, 2019 में खुद ये कह रहे थे, अगर आज गवर्नमेंट ये कह रही है। मालिक साहब, ये बात दुरुस्त है कि इसका शफाफ तरीका होना चाहिए, इस पर शायद किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के तौर पे लेके आती। अब जरा गौर कर लीजिए, पहले तो गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां से एक यू टर्न लिया, जो कि इनका वतीरा है, और आ गए कौमी असेंबली में, और इन्होंने 3 पॉइंट्स पे अमेंडमेंट डालने की कोशिश की। एक शो ऑफ हैंड के जरिए या ओपन बैलेट के जरिए सेनेट का इलेक्शन हो, और दूसरा जो डुअल नेशनलिटी का इशू है, और वो भी मौसर बमाजी हो, जिसमें इनके कुछ लोग स्ट्राइक होते हैं। इसी तरह अपने कुछ पैरों को लाने के लिए डुअल नेशनलिटी के कानून को लाना चाहते थे। हमारा इशू ये है कि अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ थे, इरादा दुरुस्त था, एक अच्छा काम भी अगर बदनीति से किया जाए या बुरे तरीके से किया जाए तो वो खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए एक तरीकाकार है, बोथ हाउसेज की कमेटी ऑन ऑल पार्टी बेसिस बना के उसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाते तो इस पे बात हो सकती थी, और मेरा ख्याल है आज भी हो सकती है। आज भी अगर गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाए, ये पीसमील लेजिस्लेशन नहीं, अगर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेके आती है तो इस पे बात होनी चाहिए, हो सकती है। फवाद साहब, ये तो बड़ी बात की है कायरा साहब ने, वो कह रहे हैं इस माहौल में आज भी बात हो सकती है, आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाएं, आप टुकड़ों टुकड़ों में क्यों लाते हैं? उन्होंने तो खुली ऑफर दी है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी पड़ा हुआ है, जो इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट में अमेंडमेंट्स हैं वो भी पड़ी हुई है, और जो सेनेट के ऊपर अमेंडमेंट है वो भी पड़ी हुई है। वो सेनेट में इसलिए लाना पड़ा ना कि उसका इलेक्शन है, तो वो पहले तो वो डिस्कस होंगे ना, तो जाहिर है बाकियों में तो जो है वो एक एक प्रोविजन में आपने जाना है, उसमें टाइम है। लेकिन कायरा साहब की बात जो है वो बड़ी अच्छी है, मैं बिल्कुल बात करता हूँ। स्पीकर साहब ने भी कल मुझे यही कहा था कि इस पे एक्चुअली जब हमारा कल सेशन शुरू हुआ, हमारी तो उनसे बात तय हो गई थी कि वो 2 स्पीचेज अपोजिशन करेगी, एक हम करेंगे। तो स्पीकर साहब ने मुझे स्पेशली ये बात कही कि जो इन्होंने असद महमूद साहब ने जो अपनी तकरीर में बात की है कि स्पेशल कमेटी बनाए, इसको आगे लेके चलना चाहिए, और हम तो बिल्कुल इस मूड में गए थे कि इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन वहाँ पे समहाउ PMLN के जो स्पेशली लोग हैं उनको कहाँ से कॉलें आ गई और उन्होंने कहा कि आपने इसको ऐवान को नहीं चलने देना, और उस चक्कर में वो पड़ गए। अदरवाइज तो डेफिनेटली ये जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, स्पेशल कमेटी ही कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी और वहाँ पर ये बात होने से। जी कायरा साहब, देखिए फवाद साहब, मेरा इशू ये है मालिक साहब, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक मामला शायद अच्छा था ओपन बैलेट का, लेकिन उसको जिस तरीके से हैंडल किया कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट में एडवाइस लेने चले गए, आपने कहा जी लेजिस्लेशन की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में लेके आ गए और उसमें पीस मील के साथ कुछ ऐसी चीजें डाल दी जिसमें आपके कुछ वज़रा स्ट्राइक होते और आप उनको बचाने के लिए फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कायरा साहब, किस तरह, कौन से वज़रा कैसे इफेक्ट होते? सर गुजारिश है कि अगर एक वजीर जो है वो डुअल नेशनलिटी में हिट होता है और आप डुअल नेशनलिटी का कानून लाना चाहते हैं 2017 से, तो फिर वो वजीर बच जाएगा ना अगर उसका केस चल रहा है तो। ठीक है फवाद साहब, ये बात तो आप अपने साफ हाथों से, मैं अभी भी कह रहा हूँ, साफ हाथों के साथ अभी भी अगर आप चाहें तो आप कमेटी बना दें। फवाद साहब बड़े समझदार हैं, इस मामले को जानते हैं, बड़े आला वकील है, तो ये उस कमेटी को जो बहुत हाउसेज की हो वो कमेटी बैठे और वो कमेटी जल्दी में इसका फैसला कर सकती है। बहुत सारी चीजों पे तो इत्तेफाक राय है ना, कायरा साहब इलेक्शन के लिए बातें होनी है। कायरा साहब, ये बताइए कि
लोकल गवर्नमेंट के ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? इन्होंने तो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, ये तो बता रहे हैं पंजाब में सितंबर वगैरह इस तरह इलेक्शंस होंगे। क्या पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में हिस्सा लेने की हामी है? देखिए, हम तो लोकल पार्टी से कभी मुफारी नहीं है यार। पीटीआई ने आके लोकल पार्टी पंजाब खत्म कर दिया। पीटीआई ने आके जबकि केपीके में इनकी अपनी हुकूमत थी, वहां का लोकल पार्टी से इलेक्शन खत्म हुआ, उसको इलेक्शन ही नहीं कराया। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जहां पे हमारी हुकूमत थी, वहां लोकल पार्टीज गवर्नमेंट का जो निजाम था वो चलता रहा। आप उसकी क्वालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। बिल्कुल लोकल पार्टीज इलेक्शन होने चाहिए, उसको ठीक तरीके से होना चाहिए, और जो सूबों के तहफुजात हैं अब उसको कंट्रोवर्शियल ना बनने दें। हाँ, जो सेंसस का इशू है उसको एड्रेस करें और सही। तो अगर पीडीएम इस्तीफों के लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दे देती है तो उसके बावजूद फिर वो लोकल बॉडीज में आप लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? डोंट वरी, वो उसका मैकेनिज्म पहले बना के चलेंगे। उस सारी बातों को हमने जी फवाद ओपनिंग तो बड़ी अच्छी है इनका फवाद, इनका सबसे बड़ा झगड़ा ही स्टोलन इलेक्शंस का था। अगर ये मेरी आखिरी बात सुन ले मालिक, एक बात सुने सर, मेरा वक्त बिल्कुल राय दे रहा हूँ। जी ऑब्वियसली जी फवाद। अच्छा, बात ये है अपना मालिक की, देखे इस्तीफे कोई नहीं देने, सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब ये जो नया निज़ाम लोकल गवर्नमेंट का है, ये तो है कि पूरी तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होना है। तो पीपल्स पार्टी और नून के पास दोबारा मौका है, आप आ जाएं और अपनी पॉपुलैरिटी आजमा लें। और दूसरा ये जो सिंध में बात कर रहे हैं कायरा साहब, एक ही कानून जनरल ज़ियाउल हक का इन्होंने प्रिजर्व किया है, वो है 1979 का लोकल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर ये चला रहे हैं। इनको बाकी जनरल ज़ियाउल हक की हर चीज बुरी लगती है, ये कानून बड़ा उनसे मोहब्बत है। तो अब ये तहसीलों में डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं, आ जाए, अपना घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। चलो वैसे फवाद साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, जी फरमाइए, पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है या गवर्नेंस है वो 3 टियर है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट जो आपका लास्ट टियर है उस तक आके आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आके रुक जाती है। आपके तमाम इदारों के जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। आप डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करा नहीं रहे, वहां डिप्टी कमिश्नर बैठा होगा, ब्यूरोक्रेसी के जरिए निजाम चलाएंगे, और तहसील जहां पे फवाद 10 सेकंड्स क्विक रिस्पांस, प्रोग्राम चाहिए फवाद 10 सेकंड्स। वो डीसी के ताबे होगा, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए। जो भी इन्होंने बात की है वो 1 घंटे में बात है कि डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन में आप चाहते यही है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा, तो बाजार में इलेक्शन लड़े हैं। अल्लाह खैर चलें, आप दोनों का आज़ाद का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, टाइम वक्त खत्म हो गया है। पीडीएम का जहाँ तक रेजिग्नेशंस में तो जो इनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो इतना इंकरेजिंग नहीं है, बिकॉज लगता तो यही फवाद की बात रही कि रेजिग्नेशंस शायद अगर अभी तक नहीं आए तो दूसरों पे भी नहीं आएंगे। लेकिन आज कायरा साहब की बात बड़ी एक इंपॉर्टेंट थी और गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पे बहस शुरू कर दी जाए तो अच्छा है। अपोजिशन का पूरा बयानिया इस बात पे है कि हमारे इलेक्शंस चोरी हुए और हम नहीं चाहते कि आइंदा हो। तो आइंदा अगर इलेक्शंस रोकने हैं और फेयर करवाने हैं फिर तो बैठ के रिफॉर्म्स ही करनी पड़ेंगी। जहाँ तक रही बात पीटीआई के अंदर जो से सेनेटर्स वाला इशू, अब वक्त नहीं है इस पर, मैं कल आपसे और भी कोई बड़ी मज़ेदार बातें शेयर करूँगा कि वहाँ पे झगड़ा असल में 2-3 किन लोगों के नाम पे है, कल आपसे बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।